Come on, come on. Yes, please come. बैठ जाइए। Thank you, sir. Good morning. sir. आप बेसिकली इंजीनियर हैं, जी सर। टेक्नोक्रेसी को छोड़कर ब्यूरोक्रेसी की तरफ क्यों आना चाहते हैं? सर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर सर मेरे अंदर कुछ थॉट्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, और सिविल सर्विसेज मुझे एक रैशनल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है जिससे कि मैं उन आइडियाज़ को सर इम्प्लीमेंट कर सकूं। और क्योंकि सिविल सर्विसेज एक बहुत ही डाइवर्स फील्ड है, तो मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ आया सर। वहीं टेक्नोक्रेसी में मैं एक लिमिटेड दायरे में रहता, और यहाँ पे सिविल सर्विसेज में मैं लॉ एंड ऑर्डर, टेक्निकल सर्विसेज भी, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो कई डाइवर्स सर्विसेज में मैं अपना योगदान दे सकता। और ये भारत में जो सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई, इसके जनक कौन थे? सर लॉर्ड कॉर्नवालिस को सर भारतीय कौन था? जी सर, सॉरी सर। क्योंकि इसमें बहुत मंथन हुआ, उसमें बहुत बड़ी, तब जाके इम्प्लीमेंट किया गया। आजाद भारत की प्रशासन की बात मैं कर रहा हूँ। जी सर। श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, बिकॉज व्हेन पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब इंडिया कई चैलेंजेस पे घिरा हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया कहा था, क्योंकि उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग द सिविल सर्विसेज विल हैज़ द एबिलिटी टू इंटीग्रेट होल ऑफ इंडिया। तो सर सिविल सर्विसेज के फादर सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। खसरा और खतौनी में बेसिक फर्क क्या है? आप प्रशासनिक सेवा के लिए आए हैं। जी सर। इन सब चीजों से आपको जी सर क्या है? लैंड रिकॉर्ड्स के मैनेजमेंट के लिए सर, जो लैंड रिकॉर्ड्स, जो पट्टा होता है सर, उसको कुछ नंबर दिया जाता है। वो हो गया, सॉरी सर, हमने खसरा और खतौनी। जी सर। जो सर लैंड होते हैं उसमें एक नंबर होता है, वो खसरा और खतौनी नंबर होता है, जिससे कि हम लोग कोई नहीं। जी सर। मजिस्ट्रेट की हिंदी में क्या कहते हैं? मजिस्ट्रेट, जी सर, वो हिंदी में क्या कहते हैं? सर मजिस्ट्रेट को हिंदी में दंडाधिकारी कहते हैं। क्यों दंडाधिकारी कहते हैं? सर जो सीआरपीसी और आईपीसी कई सेक्शंस होते हैं सर, उसमें मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कई पावर होती है, जिससे कि वो लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर सकता है, जैसे कि सेक्शन 144, सेक्शन 133 और ऐसे कई धाराएं होती हैं जो, जिससे कि वो अपने दायित्व का निर्वहन कर सकता है सर। इसीलिए उसे दंडाधिकारी कहा जाता है। तो दंडाधिकारी क्यों कहा जाता है? जी सर। सर मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ सर, जैसे इलेक्शन हुआ तो एक एसडीएम या डीएम या कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर से कार्य हो, तो और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है तो उसे दंड देने का अधिकार है। इसीलिए सर उन्हें दंडाधिकारी कहा जाता है। अधिकार है। जी सर। भारत के कितने भूभाग पर वन है, फॉरेस्ट, और कितने पर आइडियली होना चाहिए? इंडिया में कितने भूभाग पर वन है आज की तारीख में? आइडियली कितने पर होना चाहिए? सर जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अंतर्गत 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। प्रेजेंटली सर हमारे प्रेजेंटली 21% सर अभी फॉरेस्ट कवर है। एग्जैक्ट सर मुझे नहीं पता, लेकिन 21 है सर। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, पहले दो धर्म साथ साथ आए हिंदुस्तान में। जैन कुछ पीछे रह गया, बौद्ध आगे बढ़ा, आज तो बौद्ध भी बाहर तक सिमट के रह गया। ऐसा क्या कारण था कि बौद्ध आगे बढ़ गया, जैन छूट गया? जी सर। आज भी कई देशों का ये राष्ट्रीय धर्म है। जी सर। सर इसको सर हम इस तरह देख सकते हैं कि सर जैन धर्म में कई प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे कि अपने आप को फिनेंस देना, काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप अपने अंदर टॉलरेट करना, फॉर एग्जांपल सर नॉन वायलेंस का एक्सट्रीम फॉर्म अपनाना। उसके वजह से सर ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, और इस वजह से शायद हो सकता है कि जैन धर्म इतना आगे नहीं बढ़ पाया। वहीं बुद्धिज़्म काफ़ी फ्लेक्सिबल था,
साथ ही साथ कई जैसे अशोका थे, उन्होंने मिशनरी मिशन श्रीलंका में, बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में सर भेजे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रसार हुआ। तो सर जैन धर्म थोड़ा सा, या कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिजिड और लेस फ्लेक्सिबल था। वहीं बुद्धिज़्म के कई फॉर्म्स आए जो कि काफ़ी इजी था लोगों को अडॉप्ट करने में। इतिहास में भारतीय नेपोलियन किसको कहा गया और क्यों? भारतीय नेपोलियन सर समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है। क्यों सर? जी सर गुप्ता पीरियड के दौरान सर उन्होंने एक पैन इंडिया को देखा, जिसमें उन्होंने साउथ तक वो गए, और इस वजह से कई उनके वो भाग उन्होंने अपने एक्सपैंड किए, और कई फॉर्म के से है, चाहे वो कॉन्क्वेस्ट हुआ, चाहे वो मैरिज अलायंसेस हुआ, सो डिफरेंट फॉर्म्स he took, and that's why he's called as the Napoleon of India. एनसीआर की तर्ज पर अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा किया है कि लखनऊ का विस्तार, लखनऊ राजधानी क्षेत्र का विस्तार होगा। कौन कौन से जिले उसमें आएंगे? सर अभी हुआ है, और आप उत्तर प्रदेश प्रांतीय सेवा के लिए हमारे सामने। जी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल एट दिस मोमेंट सर। ये बताइए, आप सिविल सर्वेंट होने जा रहे हैं। जी सर। और इतने बढ़िया जवाब आपने दिए। एक छोटा सा सवाल मेरा है, एक सिविल सर्वेंट था और उसने हाउ टू बी ए सिविल सर्वेंट नामक किताब लिखी। जी सर। क्या नाम जानते हैं? जी सर नहीं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, हालांकि सर मैंने बुक का नाम सुना है। उसके बाद एक और लिखी उन्होंने, दूसरी भी लिखी। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, कोई बात नहीं, हालांकि मैंने सुना है। अच्छा, इस बीच में कोई नई किताब पढ़ी आपने? इस बीच सर मैंने लास्ट टाइम सर छोड़िए, कौन सा अखबार पढ़ते हैं? सर मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस सर पढ़ता हूं। कौन है हिंदू में इस समय एडिटर? सर इंडियन एक्सप्रेस का नहीं याद नहीं आ रहा सर मुझे। इंडियन एक्सप्रेस के सर वो हैं अच्छा, आज के एडिटोरियल में इंडियन एक्सप्रेस ने क्या क्या लिखा है? आज मैंने पढ़ा नहीं है सर। अच्छा, आज नहीं, कल का देखा होगा सर। अभी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए आईआईपी क्या करता है? जी सर। तो फुल फॉर्म बताइए। सर आईआईपी का फुल फॉर्म इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन है सर। मैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले से पूछ रहा हूँ, जस्ट रिमेम्बर। ओ सॉरी सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर, वो एक इंस्टीट्यूट है सर। जब भारत आज़ाद हुआ था तो सर एक इंस्टीट्यूट की परिकल्पना की गई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च किया जाए। तो उसके लिए सर नई दिल्ली में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इस्टेब्लिश किया गया था। पॉल एप्पलबाई जो वो फॉरेन थिंकर्स थे सर, उन्होंने कंट्रीब्यूट दिया था सर इस चीज़ में। और कौन उसका चेयरपर्सन होता है? सर याद नहीं है सर। वाइस चेयरपर्सन जनरली नहीं। तो क्या काम करते हैं ये आईआईपी वाले? सर ये रिसर्च और सर रिसर्च पेपर, काफ़ी सेमिनार्स करते हैं, और जो वर्ल्ड की जो गवर्नेंस के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं, और कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, और कैसे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियनाइजेशन के साथ सर वो इनकॉर्पोरेट किया जाए। साथ ही साथ सर वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करवाते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स को, और बाकी सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज को और अन्य बैंकिंग सर्विसेज को भी वो ट्रेनिंग करवाते हैं बीच बीच में। ये एक वर्ड बड़ा कॉमन है, जियोपॉलिटिक्स। जी सर। व्हाट डज इट कनोट? सर जियोपॉलिटिक्स जैसा कि सर पता है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है काफ़ी ज़्यादा स्क्यूड है टुवर्ड्स सर्टेन कंट्रीज। हर कंट्री चाहती है कि वो अपना इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट अपने अकॉर्डिंगली वो सर्व करे। तो इन देशों में कई तरह की पॉलिटिक्स चलती है, इसको जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। ये जनरली स्ट्रैटेजिक लोकेशंस या जियो इकोनॉमी या जियो स्ट्रैटेजिक कैलकुलस पे सर भी निर्भर करती है। अच्छा, अगर रूस यूक्रेन के जो वर्तमान युद्ध की बात करें तो उसमें जियोपॉलिटिक्स किस तरह से इन्वॉल्व है? उसमें बेसिक रीजन क्या है जी सर, जो रूस इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया? जी सर।
सर इसका रीज़न सर वी कैन ट्रेस बैक टू द टाइम ऑफ कोल्ड पीरियड। इसको हम लोग कोल्ड वॉर 2.0 भी कह सकते हैं, जहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक नाटो और सर यूएसएसआर की जो अलायंस है। तो नाटो की हमेशा से एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी रही है। क्या यूएसएसआर बचा है? सर यूएसएसआर 1991 में सर डिसइंटीग्रेट हो गया था, लेकिन नाटो अभी प्रेजेंटली है और नाटो की एक कोल्ड वॉर टेंडेंसी अभी तक है, हम लोग इसको नकार नहीं सकते हैं, जिसके अंतर्गत वो कई तरह के ऑपरेशंस करते हैं जिससे कि वो अपना इंटरेस्ट सर्व कर सके। तो सर ये कुछ नहीं है, ये बस प्रेजेंट एग्जांपल है कोल्ड वॉर 2.0 का। सर अगर कोल्ड वॉर है तो ये ओपन वॉर क्यों हुआ? इफ यू आर कॉलिंग इट 2.0, Cold War 2.0, then why this open war? Why this open aggression and violation of international law? सर पार्डन सर, कैन यू रिपीट सर? भाई इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन हुआ ना। जी सर। तो कोल्ड वॉर तो रही नहीं, ये तो ओपन वॉर हो गई। सर ओपन वॉर कहना से पहले सर हमें ये समझना चाहिए कि हमें पता है सर जो न्यूक्लियर वेपन है, इट इज अ वेपन ऑफ पीस, नॉट अ वेपन ऑफ वॉर। सो न्यूक्लियर यूएसएसआर के रशिया के पास भी सर एक न्यूक्लियर वेपन है, यूएसए के पास और उसके पास भी एक न्यूक्लियर वेपन है। और प्रेजेंटली हमें पता है कि सर न्यूक्लियर वेपन एक बहुत बड़ा डिटरेंस है। तो कन्वेंशनल या वर्ल्ड वॉर 2 जैसा तो वॉर हो नहीं सकता। तो डिफरेंट नेशंस अब प्रॉक्सी वॉर या फिर कह सकते हैं कि लॉन्ग एट्रिशन वॉर क्रिएट करते हैं कई तरह से, या तो फिर वो कोल्ड वॉर नहीं हुआ, प्रॉक्सी वॉर हो गया सर। ठीक है। अभी आपने कॉर्नवालिस के बारे में बात की, तो परमानेंट सेटलमेंट है ना, स्थायी बंदोबस्त, यह है जो बंदोबस्त रहा है, कितने प्रतिशत ब्रिटिश भूभाग पर रहा और इसका क्या कुछ है? स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं और कितने प्रतिशत ब्रिटिश भूभाग पर रहा? सर एग्जैक्ट सर मुझे नहीं रिकॉल है सर, 33% शायद। बेसिकली सर ये नॉर्थ इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट था, और परमानेंट सेटलमेंट नॉर्थ इंडिया में सर ये इंट्रोड्यूस किया गया था। बाकी अगर सेटलमेंट थे रैयतवाड़ी, मालवाड़ी। और सर इसका नॉर्थ इंडिया में कहाँ? सर उत्तर प्रदेश, या हम लोग कह सकते हैं सेंट्रल प्रोविंसेस में, अवध में ज़्यादा सर था रीजन। बंगाल वगैरह? सर बंगाल में, अवध में, बिहार के रीजन्स में सर परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। साउथ में कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला जो है इस व्यवस्था के बारे में? सर कर्नाटक रीजन, तमिलनाडु रीजन में भी सर पाया गया था, लेकिन सर वहाँ ज़्यादातर महलवारी सिस्टम ही महलवारी और रैयतवाड़ी दोनों सिस्टम कुछ जगहों पे था नहीं, तो फिर सर साउथ में तो था नहीं। अच्छा, इसमें जमीन का मालिकाना हक किसको दिया गया था? सर परमानेंट सेटलमेंट में जी सर, परमानेंट सेटलमेंट में सर जो हमारे ज़मींदार होते थे उनके पास राइट टू रेवेन्यू कलेक्शन, और एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट था कि आप हमें फिक्स्ड रेवेन्यू देंगे। वो 10 साल का या कॉन्ट्रैक्ट जो पहले हुआ करता था सर, उससे एक परमानेंट हो गया कि हमें एक परमानेंट रेवेन्यू दिया जाएगा। 10 साल व्यवस्था उन्होंने कर दिया। जी तो सर। कंपनी को कितना जाता था जमींदार के द्वारा? जी सर, एग्जैक्टली सर मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा। ठीक, अभी आपने पट्टा की बात थोड़ी सी हुई थी, ये पट्टा सिस्टम ये कब से जो है आया? सर ये इसका रूट सर मेडिवल पीरियड में था सर, लेकिन एग्जैक्टली सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, समुद्रगुप्त के बारे में भी बात हुई थी, तो समुद्रगुप्त का जो अभियान रहा है दक्षिण भारत को लेकर के, वह किस नीति के तहत रहा? जी सर नीति से मैं अगर कहना चाहूँ तो ये कौटिल्य की नीति पे था, साम दान दंड भेद, जिसमें समुद्रगुप्त ने कई तरह की योजनाएं बनाई थी। साम मतलब कॉम्प्रोमाइज, उसको परसुएट करके मैट्रिमोनियल अलायंसेस से कॉन्क्वेस्ट, अपने जो अपोजिशन थे उनका शमन करके, वॉर से उन्होंने एक्सपैंड करके सर एक पैन इंडिया अपना साम्राज्य बनाया था सर। राष्ट्रीय आंदोलन में आप मुझे बताएं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है ना, ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने भूमिगत होकर के आंदोलन को सपोर्ट किया? जी सर, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के दौरान सर हमारे श्री जयप्रकाश नारायण
श्री राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली और सर और भी हैं सर, मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा है। 3 प्रमुख थे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और सुचिता कृपलानी और सर अरुणा आसिफ अली सर। सर आपने लोक प्रशासन पढ़ रखा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी कोई थिंकर जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हो? सर 2 थिंकर सर जो हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, वो हैं सर मैक्स वेबर और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कौटिल्य। मैक्स वेबर का क्या है थिंकिंग उनकी? सर मैक्स वेबर ने कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी जो कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर होनी चाहिए सर, जैसे कि न्यूट्रलिटी, सिविल सर्विस एनोनिमिटी, इम्पार्शियलिटी, मेरिट बेस्ड। जो सिविल सर्वेंट है वो मेरिट बेस्ड हो, ना कि वो एस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ के हों। हायरार्की होना चाहिए, एक हाईली रिजिड स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि काफ़ी प्रोफेशनल हो और रूल ओरिएंटेड हो। इन कैरेक्टरिस्टिक्स का सर अभी तक कोई दूसरा विकल्प नहीं निकाला गया। ऑल्दो कई मॉडल्स डेवलप हुए, लेकिन कोई भी मैक्स वेबर के मॉडल के बराबर नहीं अभी तक आ पाया। सर 2 शब्द आते हैं, थिंकर, एक फिलोसफर, चिंतक और दार्शनिक। क्या अंतर है दोनों? सर एग्जैक्टली सर मुझे नहीं पता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ सर। फिलोसफर सर कोई ऑब्जेक्ट है जो उनको स्टडी करते हैं, उस पर वो कोई सिद्धांत देते हैं। वो कोई समाज में समस्या होती है या कोई घटना होती है तो उस पर वो एक फिलॉसफी देते हैं। थिंक वो रियल भी हो सकती है, वो नॉन एग्जिस्टेंशियल भी हो सकती है। और सर यही मैं समझता हूँ। भारतीय परिदृश्य में अगर हम देखें तो एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए 3 मूलभूत तत्व क्या होने चाहिए? मुझे सर लगता है कि एक सिविल सर्वेंट को, मेरे हिसाब से सर, सबसे पहले तो उसे एक वॉइस ऑफ कॉन्शियंस होनी चाहिए, क्योंकि सर मुझे लगता है कि लॉ का एक हद तक ही रोल है। लॉ कभी भी मोरालिटी को नहीं सर पास कर पाएगा। कई बार सिचुएशन ऐसी आएंगी जहाँ पे हमें राइट वर्सेस वेरी राइट चूज़ करना पड़ेगा या रॉन्ग वर्सेस वेरी रॉन्ग चूज़ करना पड़ेगा। तो उस समय सर हमारे अंदर एक वॉइस ऑफ कॉन्शियस होनी चाहिए जो हमें गाइड करे कि ये चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए और ये चीज़ें हम नहीं फॉलो कर सकते हैं। सर मुझे लगता है सर उसे मैनेजमेंट की सर स्किल होनी चाहिए, क्योंकि सर सिविल सर्वेंट में हमें यूपी की बात करें तो सर हमें पता है कि सर संसाधन लिमिटेड हैं, मैन पावर्स लिमिटेड हैं, लेकिन उस मैन पावर लिमिटेड के साथ ही साथ हमें मैक्सिमम और पॉजिटिव आउटकम चाहिए। तो सर मुझे लगता है कि उसे एक मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए, चाहे वो इमोशनल मैनेजमेंट हो, चाहे वो पीपल्स मैनेजमेंट हो, चाहे वो हर तरह का मैनेजमेंट हो सर। एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर आप संवेदनशीलता को ज्यादा महत्व देते हैं कि ईमानदारी को? दोनों में से किसको ज्यादा महत्व देंगे? जी सर। सर मुझे लगता है सर सेंसिटिविटी को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनेस्टी को महत्व नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ऑनेस्टी और सेंसिटिविटी को मिला के सर एक टर्म है इंटीग्रिटी। उसको हम अगर इंटीग्रिटी के साथ, गरिमा के साथ, अपने कुर्सी का, अपने पद का, अपनी कलम का अगर हम मान रखेंगे तो सर मुझे ऐसा लगता है सेंसिटिविटी ज़्यादा महत्व है सर। बजट में भी ग्रीन हाइड्रोजन की बात किया गया और कहा गया कि ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। जी सर। क्या है इसमें, क्यों इतना अच्छा माना जा रहा है इसको? सर ग्रीन हाइड्रोजन, जैसा कि सर नाम से पता है कि वो रिन्यूएबल, वो ग्रीन सोर्सेज से डेवलप होते हैं। आमतौर पर सर जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो कोल बेस्ड होते हैं, थर्मल पावर प्लांट बेस्ड होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक्यूआई इंडेक्स में भारत के कई सिटीज़ हैं जो कि काफ़ी वर्स्ट परफॉर्मर रहे हैं एक्यूआई इंडेक्स में। तो एक ग्रीन एनर्जी एक विकल्प हो सकता है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ इकोनॉमी के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं सर। ग्रीन हाइड्रोजन सर जो कि सर वाटर के थ्रू बनाया जा सके। अगर टेक्निकली बोला जाए तो सर हाइड्रोलिसिस और बाकी प्रोसेस होते हैं सर, जिसमें तो गाड़ी भी एक कार आ गई है और गडकरी जी ने भी उसको ले रखी है। जी सर। क्या इसमें धुआं निकलेगा कि बाहर क्या निकलेगा चलते समय? कुछ अंतर रहेगा सर? एग्जैक्टली सर मुझे गाड़ी का स्पेसिफिकेशन नहीं पता, लेकिन सर कई गाड़ियाँ ऐसी आई हैं जो कि काफ़ी कम पोल्यूशन कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन
सीएनजी भी कुछ हद तक सर कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 प्रोड्यूस करता था। हाइड्रोजन जो सीएनजी है वो काफ़ी कम मोनोऑक्साइड और CO2 प्रोड्यूस करेगा। तो सर धीरे धीरे हम लोग उस ट्रांजिशन में पहुंच रहे हैं सर। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस में सबसे मुख्य गैस कौन सी है? लास्ट क्वेश्चन में सर ग्रीन हाउस गैस में सर अगर पोटेंशियल की बात करें तो काफ़ी गैसेज हैं, लेकिन अगर एक्सटेंट की बात करें तो सर CO2 अभी प्रेजेंटली और मीथेन सर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट दे रहा है क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। ये बताइए कि यूएसएसआर किस शासक के किस नीति से बिखर गया? जी सर 1991 में सर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग गोर्बाचोव जो थे सर उन्होंने एक प्रो वेस्टर्न पॉलिसी अपनाई। उसी का नाम क्या है उसका? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन बट सर इट्स मिखाइल गोर्बाचोव। नहीं, गोर्बाचोव तो थे। जी सर। वो कौन सी नीति बनाए जिससे ये बिखर गए? उसका नाम था, स्पेसिफिक नाम था। सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। वो ग्लासनॉस्ट। जी सर। जी ओपननेस। जी सर ओपन। पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। जी सर। तो इनके सवालों का जवाब आपको कि धुआं निकलेगा कि क्या, कैसे पॉल्यूशन होगा, ग्रीन गैस क्या है, इन सब पर आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए। तो आपका विषय हो गया, लेकिन उसी में आप कंफ्यूज कर रहे थे। ठीक है, बाकी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वेरी गुड। आप बहुत अच्छा करेंगे, ये हमारी शुभकामना भी है। लेकिन आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो उस पर तो अथॉरिटी होनी चाहिए आपकी। आप इंजीनियर भी हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, गडकरी ने कौन सी गाड़ी लिया, पहली गाड़ी उन्होंने ही लिया, बजट में क्या उसके बारे में कहा गया। हाँ पानी, इस पर आपको थोड़ा और अध्ययन करना होगा। ठीक है, जैसे आप अखबार तो बता दिए, आप ही अखबार का नाम बताया कि हम ये पढ़ते हैं, हिंदू पढ़ते हैं या जो भी होता है, तो उसके एडिटर, चीफ एडिटर कौन है जरूर जानना चाहिए। बताकर आप गलती कर गए, या तो आप बता दें कि साहब अखबार जो मिल जाता है पढ़ लेते। अगर आपने स्पेसिफिक बताया तो उसके चीफ एडिटर का नाम भी मालूम होना चाहिए, है ना, क्योंकि एडिटर के हिसाब से ही अखबार चलता है। ठीक है, तो समसामयिक विषयों का थोड़ा सा और अध्ययन करिए, बजट को अच्छे से देख लीजिए, बाकी आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा है। और ये हाथों की एक्टिविटी हाँ, बार बार हाथों को मल रहे थे, थोड़ा सा ऐसे मत रखिए, लेकिन हाँ नॉर्मल है, थोड़ा कभी कदा हाथ, लेकिन हमेशा मलते रहना हाथों को, वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन बताता है, इसलिए इसको कोशिश करिए। बाकी ड्रेस सेंस भी अच्छा है, ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करेंगे। कब इंटरव्यू है सर? कल है सर। कल ही है, क्या बात है, आपको हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। होगा है ना, नॉलेज आपका बहुत बढ़िया है, आप अच्छा बता रहे हैं और अच्छा करना चाहिए, अच्छा करेंगे आप। ठीक जी, कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। कोई खुदा नहीं होता है, खुदा तो ऊपर है, कराएगा वही। सामने बैठे लोग एक माध्यम हो सकते हैं जो आपको अच्छा नंबर देंगे और आप अच्छा अचीवमेंट करेंगे, बट खुदा कोई नहीं, खुदा एक ही है। सर आपका यही होगा? शर्ट थोड़ा दूसरा नहीं सर, मैं दूसरा शर्ट रखा हूँ। जी सर, सब में अलग है सर, क्योंकि आज प्रैक्टिस था। तो ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।